एपिसोड की शुरुआत में हम वी डायनेस्टी को देखते हैं। उसके बारे में हमें यही बताया गया था कि ये यहाँ की टॉप 10 प्लेसेस में से एक प्लेस है जहाँ पर लोग कल्टीवेशन करते हैं और यहाँ के स्वॉर्ड सेट के बारे में हमें बताया गया था। और फिर इसके बाद हम एमसी को देखते हैं। उसका नाम था सो चैंग और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, स्वॉर्ड सेट का डिसिपल भी था और उसके साथ साथ वही डायनेस्टी का अगला होने वाला प्रिंस भी था। बाकी के डिसिपल ये देखने के साथ उनमें से काफ़ी तो खुश थे। वो यही कह रहे थे कि ये तो अब हाफ स्टेप नेसेंट लेवल तक पहुंचने वाला है, जबकि दूसरे का मूड काफ़ी ख़राब था और वो यही कहने लग जाता है कि इसमें भला इसका क्या, इसके डैड बहुत ही अच्छे हैं और इनकारनेशन का भी इसे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और वो अपनी सवार भी फिर बाहर निकाल लेता है। ये कहने लग जाता है कि ये यहाँ पर बैठकर ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर सकता और ना ही स्ट्रॉन्ग बन सकता है, हमें इससे निपटना होगा। इसने मेरी ग्रास को चुरा लिया, उसके बाद यहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा है और खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। इसने हमेशा दूसरों को बुली किया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि स्वॉर्ड सेक्ट में ऐसे लोगों की जगह भी बनती है, तो मुझे इससे बदला लेना होगा। और आज ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मुझे जिन लोगों को इसने बुली किया है उन्हें जस्टिस प्रोवाइड करवाना होगी। मुझे ये सब कुछ हेवन के लिए करना होगा और इसे इस सेक्ट से क्लियर करना होगा, इसे मारना होगा। ये कहते साथ ही उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और उसे ये भी कहने लग जाता है कि अब तुम हेल में जाओ। उसके इस अटैक की वजह से सू चैंग की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है। बाकी के डिसिपल ये सब कुछ देखने के साथ यही कहने लग जाते हैं कि वो तो अभी ब्रेक थ्रू करने वाला था और तभी जाकर हमारे इस फ्रेंड ने उसे डिस्टर्ब कर दिया। अब इसकी खैर नहीं, इसे क्या हो गया, क्या इसे किसी ने प्रयास किया है जो कि ये जाकर सू चैंग के साथ इस तरह पंगा ले रहा है। सो चैंग अभी भी वहां पर बैठकर कल्टीवेशन किए जा रहा था। वो ब्रेक थ्रू के काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन वो वाला बंदा उसके ऊपर अटैक करता रहता है। बाकी के डिसिपल ये देखने के साथ यही कहने लग जाते हैं कि लगता है कि ये सच में पागल हो चुका है, इसका दिमाग खराब हो चुका है या फिर इसे किसी ने प्रयास कर लिया है। उसके अटैक की वजह से वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी पैदा हो गई थी और सो चैंग को भी इन सारी चीजों को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था। उसकी हालत भी फिर ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो वो डिसिपल ये कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर कोई आकर इसकी मदद करे, क्योंकि अगर इसकी हालत ख़राब हो गई तो ये ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा और इससे इसकी जान भी जा सकती है। तो फिर उनमें से एक डिसिपल आगे आकर उसकी बॉडी को चेक करता है, तो वो ये बताने लग जाता है कि सो चैंग की जो स्वॉर्ड बॉडी है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इसकी कल्टीवेशन भी डिसिपेट हो चुकी है और उसके साथ साथ अब ये कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। तो आप लोग इसे पैलेस लेकर वापस जाइए। उसे वापस मैंशन ले जाया गया था। वहां पर जाते साथ ही वो चीजों को चेक करता है। सो चैंग काफी परेशान था। उसे एक मिरर नजर आता है। जैसे उसने मिरर में अपनी शक्ल देखी थी तो वो ये कहने लग जाता है कि मैं ये कहाँ आ गया और ये फेस इतना जाना पहचाना क्यों है। क्योंकि अब उसके बॉडी के अंदर कोई और बंदा आ चुका था जो कि ये कह रहा था कि लगता है कि मैंने टाइम ट्रैवलिंग किया या फिर किसी और के बॉडी में मरने के बाद आ गया, लेकिन आखिर ऐसे ही लड़के को क्यों चूज किया जाना था। फिर वो हमें सो चैंग की लाइफ के बारे में बताते हुए यही कहना लग जाता है कि ये एक नोबल स्टेटस का लड़का था जिसकी पहुंच काफी आगे तक थी, लेकिन अगर बात यहाँ तक रहती तो फिर भी ठीक था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये हमेशा दूसरों को सताता, उनसे चीज़ों को चुरा लेता, उन्हें मारता, उन्हें बुली किया करता, क्योंकि जो कोई भी उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता तो ये उसे नीचे दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था, उसे मार सकता था। और जू चैंग फिर हमें ये बता रहा था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि पास्ट लाइफ में तो मैं तो काफ़ी अच्छा लड़का था, लेकिन इस लाइफ में आकर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। क्या मुझे इसी इंसान की बॉडी में आना था जिसके हज़ारों दुश्मन बन चुके हैं, जिसकी नेचर काफ़ी ख़राब है। अब इसने इसने लोगों सारे पंगों ले लिया है। इतने सारे बंदों से पंगा लेने के बाद अब मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर मैं बच पाऊंगा। सारे लोग मुझे मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे कल्टीवेशन ना करने की खबर अब हर कहीं फैल चुकी है। अब वो मुझसे बदला लेने का प्लान बना रहे होंगे। कि तभी वो फिर कल्टीवेशन करने के लिए ट्राई करता है। वो थोड़ी सी एनर्जी क्रिएट करता है, उसे देखने के साथ खुश हो जाता है और ये कहने लग जाता है कि लगता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है, मैं बच सकता हूँ। वो एनर्जी गायब हो जाती है, उसकी हालत और ख़राब होना शुरू हो जाती है और वो परेशान हो जाता है। ये कहने लग जाता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब मैं किसी से भी बच पाऊंगा, हर कोई मुझे मार देगा। वो बस इसी के बारे में वहाँ पर बैठा हुआ सोच रहा था कि तभी उसका दरवाज़ा ओपन हो जाता है। साइड पर देखते हुए ये कहने लग जाता है कि लगता है कि मेरा एक दुश्मन यहाँ पर आ गया। और जो अंदर आया था वो कोई और नहीं बल्कि एक लड़की थी और उसके हाथ में एक स्वॉर्ड भी थी और काफ़ी गुस्से में थी। सो चैंग उसे देखने के साथ ये कहने लग जाता है कि इसके हाथ में स्वॉर्ड है और काफ़ी गुस्से में भी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर मेरे से अच्छा बिहेव करने के लिए आई है और ना ही ये कोई एक अच्छी इंसान है।
फिर जब दोबारा गौर से उसे देखता है तो उसे कुछ याद आ जाता है और ये कहने लग जाता है कि 1 मिनट, मुझे इसके बारे में कुछ याद आ रहा है। उसे उसकी बचपन की बातें याद आने लग जाती हैं। जब वो छोटी बच्ची थी उस वक्त वो फायर को कंट्रोल कर सकती थी और जाओ कलान में वो एक जीनियस थी। उसके डैड भी उसकी इस बात को लेकर काफ़ी खुश थे। वो इतनी टैलेंटेड थी कि उसके टैलेंट की खबर हर कहीं फैल जाती है, हर कोई उसके बारे में जानता था। तो वहाँ पर 10 कंट्रीज़ के प्रिंस ने उसके लिए अपना रिश्ता भेजा था। जब डैड उससे बात करते हैं तो वो थोड़ी सी शर्मा भी जाती है, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो खुश नहीं रह सकती क्योंकि एक दिन अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो अपनी कल्टीवेशन खो बैठती है। उसके पास अब कल्टीवेशन या कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं थी तो लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। वो ये कहने लग जाते हैं कि हमें लगा था कि ये अपना नाम कमाएगी, ये जीनियस है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो एक वेस्ट निकली। और जिस प्रिंस के साथ उसके साथ शादी होने वाली थी वो प्रिंस कोई और नहीं बल्कि सू चैंग था। जब सू चैंग को पता चलता है इसके पास कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है तो वो उससे फिर डाइवोर्स देने के लिए पहुंच जाता है। उस लड़की ने भी अब ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इससे बदला लेकर रहूंगी। और जब उसे मालूम होता है कि प्रिंस दोबारा मेंशन में वापस आ चुका है तो ये उससे बदला लेने के लिए वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन वो अकेली थी और अभी भी इतनी स्ट्रोंग नहीं बनी थी कि वहाँ के गार्ड्स के साथ मुकाबला कर सकते। तभी गार्ड्स के साथ मुकाबला करते उसे काफ़ी ज़ख्मी हो जाती है। उसका बच पाना काफ़ी मुश्किल था। वो बदला नहीं ले पा रही थी इसलिए वो काफ़ी शॉक थी, हैरान थी, अंदर से टूट चुकी थी। वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तो एक दिन पहाड़ी से नीचे कूद जाती है ताकि खुद की जान ले सके। उसकी हालत काफ़ी क्रिटिकल थी कि तभी एक इम्प्रेस उसे बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। उसने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद से इसकी दुनिया ही बदल जाती है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। अभी इसे पता था कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जाकर अपने फैंसी से बदला ले सकती है। उस लड़की का नाम जाओ था और जाओ फिर जाकर गार्ड्स को मारती है और अपने फैंसी को एक डॉगी बना देती है। और इस सारी कहानी को रीड करने के साथ अब जो मुस्कुराते हुए यही कहने लग जाता है कि जहाँ तक मुझे याद है ये तो मैंने एक नॉवल में सारी कहानी पढ़ी थी, तो वो तो काफ़ी अच्छी थी और ये प्लॉट और उसका प्लॉट दोनों का प्लॉट सेम क्यों है। कि तभी फिर चैंग के होश उड़ जाते हैं। अब उसे मालूम हो गया था कि वो जो कुछ भी उसने नावल में रीड किया था अब यहाँ पर रियलिटी में सब कुछ हो रहा था और वो लड़का जो कि उसे ऑफेंड कर रहा था कोई और नहीं बल्कि वो मैं ही हूँ। और इसी के साथ उसे एक जोरदार झटका लगता है। अब उसे मालूम हो गया था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है और उसने लोगों को किस तरह बुली किया है। उसे सब कुछ याद आ चुका था कि इसी ने ही इंजाओ को डिवोर्स दिया था जब उसने अपनी कल्टीवेशन और अपनी स्पिरिचुअल पावर को खो दिया था और अब वो उससे बदला लेने के लिए वहां पर पहुंच चुके थे। जाओ के हाथ में सवार थी तो वो उसके गर्दन पर जाकर रखते हुए कहने लग जाती है कि सू चैंग, देखा मैं तुमसे बदला लेने के लिए यहाँ पर आ गई। और सू चैंग भी अब इसके बारे में अच्छे से जानता था कि उसके पास भी अब कोई भी स्पिरिचुअल पावर नहीं है जिसकी मदद से वो उसके साथ मुकाबला कर सके। और वो फिर मन ही मन में ये भी कहने लग जाता कि अगर मैं यहाँ पर अपनी हेल्प के लिए गार्ड्स को बुला लूँ तो हो सकता है कि सिचुएशन चेंज हो जाए और इससे इसकी हालत ख़राब हो जाए और मैं बच जाऊँ। लेकिन फिर भी मैं हम चीज़ें नहीं कर सकता, मुझे गैमलिंग करना होगी, मुझे देखना होगा कि ये मुझे मारती है या फिर मुझे छोड़ देती है। जाओ फिर मुस्कुरा कर उससे ये कहने लग जाती है कि क्या तुम भागोगे नहीं, तुम अपनी जान नहीं बचाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं उतनी वीक हूँ जितनी कि मैं पहले वीक थी? क्या तुम मुझे अभी भी उस तरह बुली कर सकते हो जिस तरह तुम मुझे पहले बुली किया करते थे? तुम इसके बारे में सोच सकते हो क्या? तो उसकी बात सुनने के साथ वो अब मन मन में यही कहने लग जाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है कि मैं एक यूजलेस बंदा बन चुका हूँ, मैं कहीं छुप भी नहीं सकता, तो तुम मुझे मारने के लिए यहाँ पर आ गई। जब जाओ से ये कहने लग जाती है अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकती तो तुम्हारी गलत फहमी है, मुझे मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें मार दूंगी। आज मेरे पास मौका है और तुम्हारी जान खतरे में है। और ये बातें कहने के साथ साथ जाओ अब रो भी रही थी और ये कहने लग जाती है कि जब से तुमने मुझे धुतकार दिया मेरी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई, उसके बाद किसी ने भी मुझसे उस तरह प्यार नहीं किया जिस तरह पहले किया करते थे। और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ, नहीं मैं तुमसे नहीं डरती। उसके इन आंसुओं को देखने के साथ वो अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि अब मैं समझ गया कि ये सब कुछ ये क्यों कर रही है। वो फिर उसकी सवाड़ को पकड़कर ये कहने लग जाता है कि तुम्हें मारना तो मुझे मार दो, तुमसे मैं बचने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारी सवाड़ को डोज करने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है कि मैंने लोगों को बुली किया, मैंने तुम्हें बुली किया, इसलिए ये सब कुछ मैं डिजर्व करता हूँ, तो आओ जल्दी से मुझे मार दो। जाओ उसकी जैसे ये बात सुनती है उसी के साथ ही वो काफी हैरान हो गई थी और इस जाओ ने अब सू चैंग के गर्दन पर अपनी सवार रखी हुई थी और वो उसे यही कह रही थी कि तुम ये क्या कह रहे हो। और इसके साथ साथ वो अपने मन ही मन में यही कहने लग जाती है कि मैं सू चैंग के बारे में एक बात तो अच्छे से जानती हूँ कि इसने हमेशा दूसरों को बुली किया लेकिन खुद को इसके लिए मानता है। ये जो भी कह रहा है ये सच कह रहा है, ये झूठ नहीं बोल सकता। कि बाहर एक गार्ड आ जाता है और उसके रूम में इंटर होते हुए यही कहने लग जाता है कि योर हाईनेस द क्राउन प्रिंस,
ये बात सुनने के साथ ही जाओ से ये कहने लग जाती है कि क्या तुम इसी गार्ड का इंतजार कर रहे थे, और अपने मन ही मन में यही कहने लग जाती है कि मैं जानता हूँ कि ये जो गार्ड यहाँ पर आने वाला है मैं इसके साथ फाइट नहीं कर सकूंगी। जबकि उसकी ये बात सुनने के साथ ही सो चैंग उससे कहता है कि एक मिनट। अब वो गार्ड जैसे ही उस रूम में एंटर होता है तो अंदर का सीन देखने के साथ ही वो काफी हैरान हो गया था और शॉक्ड था। सो चैंग उससे यही कहने लग जाता है कि तुम ऐसे ही अंदर कैसे आ सकते हो, तुम्हें पता ना कि अंदर मेरी फियांसी है और हम दोनों यहाँ पर रोमांस कर रहे हैं, चलो यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ। इस पर गार्ड उसे ये कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर आया आपको डिस्टर्ब कर दिया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं भी यहाँ से जाता हूँ। और बाहर जाते हुए वो फिर अपने मन ही मन में यही कहने लग जाता है कि मैं तो इनसे बात करने के लिए आया था, ये अब यूजलेस हो चुके हैं, इनके पास कोई भी पावर नहीं बची, लेकिन इसके बावजूद भी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना ये बिल्कुल भी नहीं भूले। और ये सब कुछ करने की वजह से सो चैंग भी अब काफी हैरान खड़ा हुआ था। वो ये कहने लग जाता है कि इसे तो डोर के बाहर होना चाहिए था, ये अंदर क्या करने के लिए आ गया। और वैसे भी जो मैंने जाओ के रिएक्शन देखा है, ऐसा मैंने एक्सपेक्ट भी किया था कि वो ऐसा रिएक्ट कर सकती है। उसने उसकी जान को बचा लिया था। और फिर जाओ से ये कहने लग जाती है कि तुम ये जो सब कुछ जो कह रहे हो, क्या ये सब कुछ सच है, क्या तुम सच में अभी तक मुझसे प्यार करते हो। तो वो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स। वो उससे यही कहने लग जाती है कि तुम लोगों ने दूसरे लोगों को मेरे साथ है आने से इनकार कर दिया, तुमने कहा कि कोई भी मेरा साथ न दे। इस पर कहता है कि हाँ मैंने ऐसा ही किया। और वो उससे ये कहती है कि मेरे डैड ने भी कहा था कि तुमने प्राइवेटली उनसे बात की थी। तो वो कहता है कि हाँ मैंने उनसे बात की थी। वो तो ये कहने लग जाती है कि जब मैं नहा रही थी और उस वक्त तुमने कहा था कि तुम आकर मेरा मसाज दोगे, क्या वो भी मेरे लिए तुमने किया था। ये बात सुनने के साथ वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और कहने लग जाता है कि क्या मैंने ऐसा भी कुछ कहा था। उसे पता चल चुका था कि ये उसे अपनी बातों में फुसलाने की कोशिश कर रहा है। तो जाओ फिर उसकी गर्दन पर सवार रखते हुए उसे ये कहने लग जाती है कि तुम कैसे कह सकते हो कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, इवन तुमने मेरा और अपना रिलेशनशिप को तोड़ दिया था। तो इस पर वो आगे से ये कहने लग जाता है कि जिस रात हमारी एंगेजमेंट टूटी थी उस रात हमारी कल्टीवेशन मॉडल से की रिफाइनिंग स्टेज पर पहुंच गई, क्या मैंने सही कहा। जाओ ये बात सुनने के साथ थोड़ी सी हैरान हो जाती है और उसे ये कहने लग जाती है कि तुम्हें सबके बारे में कैसे पता चला। सू चैंग उसे कहने लग जाता है कि देखा मैं सबके बारे में जानता था, इसलिए तो मैंने उस एंगेजमेंट को तोड़ दिया था। अब हर रात को तुम्हारे ड्रीम में कोई आता है जो कि तुम्हें पुकारता है। तो इस पर वो फिर हैरान हो जाती है और कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे ड्रीम में कौन आता है, कौन मुझे पुकारता है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। सो चैंग उसकी बात सुनने के साथ अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि वेल मैं इसे अपनी गोल्डन पाम तकनीक के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। और ऊपर से जो इसके पास रिंग मौजूद है उसमें एक इम्प्रेस है, तो उसने मुझे ऑलरेडी नोटिस कर लिया होगा। सो चैंग अब उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे यही कहने लग जाता है कि जैसे बड़े लोग कहा जाते हैं कि हमें एक्सट्रीम पोजीशन में नहीं जाना चाहिए, इसमें हमारे लिए ही खतरा है, क्या तुम मेरी बात समझ रही हो। अब उसके हाथ से वो सवार गिर चुकी थी और जाओ से ये कहने लग जाती है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे क्या समझना चाहिए, मुझे क्या समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो फिर से अब काफ़ी इमोशनल हो गई थी और उसे ये कहने लग जाती है कि तुमसे एंगेजमेंट टूटने के 3 साल तक किसी ने मुझसे इस तरह बात नहीं की, किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती। उसे इस तरह इमोशनल देखने के साथ ही वो जल्दी से उसे गले लगा लेता है और ये कहने लग जाता है कि तुम्हें सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं हूं ना तुम्हारे पास, अब फ्यूचर में तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। और अपने मन मन में ये कहने लग जाता है कि फिलहाल मेरे पास और कोई रास्ता है, मुझे ये सब कुछ उससे कहना होगा। जाओ उसे रोते हुए ये कहने लग जाती है कि क्या ये सब कुछ सच है जो तुम कह रहे हो, क्या तुम सच कह रहे हो, तुम अब कभी मुझे डिसीव नहीं करोगे। तो वो कहता है कि हाँ तुम्हें मैं कभी भी अब डिसीव नहीं करूँगा। फिर सो चैंग उसे ये कहने लग जाता है कि तुम जल्दी से वापस चले जाओ और वहाँ पर जाकर अपने काम में लग जाना, वो जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगी, क्योंकि अब उसके पास छुपने की और कोई भी रीज़न मौजूद नहीं है। तो इस पर आगे से हैरान होते हुए ये कहने लग जाती है कि वो कौन, तुम किसकी बात कर रहे हो। सो चैंग जाओ को कहता है कि जब तुम वापस चली जाओगी ना तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस तुम्हें फिलहाल वापस जाना होगा। वो अपनी रिंग की तरफ देखती है और रिंग से एक छोटी सी चमक बाहर आती है। उस लाइट को देखने के साथ ही फिर वो उसे कहती है कि ठीक है मुझे तुम पर पूरा यकीन है, मैं वापस जा रही हूँ। वापस जाने से पहले उसने अपने सवार को भी उठा लिया था और फिर उसे धमकी देते हुए वहाँ से जाने लगती है। वो उसे यही कह रही थी कि अगर तुमने मुझे दोबारा धोखा देने की कोशिश की और कहीं भी छुपने की कोशिश की तो तुम नहीं बच पाओगे, चाहे तुम कहाँ भी क्यों ना चले जाए, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी और फिर तुम्हें मार दूंगी। और इतनी सारी बातें कहने के साथ ही वो फिर बाहर आती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद ही अब वो सुकून की सांस ले पाता और ये कहने लग जाता है कि शुक्र है कि ये लड़की चली गई, ये तो मेरी एक्टिंग स्किल्स यहाँ पर काम आ गई, वरना मैं पकड़ा जाता और वो मुझे मार देते।
उसके जाने के बाद ये गार्ड अंदर आ जाता है, ये कहने लग जाता है कि क्राउन प्रिंस क्या आप ठीक हैं? तो इस पर वो ये कहने लग जाता है कि वो चली गई और तुम क्या नहीं गए, तुम क्या बाहर ही खड़े थे? चलो जो भी हुआ, मैंने तुमसे जो भी बात की उसके बारे में तुम भूल जाना और मुझे ब्लेम मत करना। तो गार्ड ये बात सुनने के साथ काफ़ी शॉक था। वो ये कहने लग जाता है कि क्राउन प्रिंस को क्या हो गया? क्या ये पागल हो चुका है? इसने आज तक किसी से भी माफ़ी नहीं माँगी, तो मैं तो एक मेयर सर्वेंट हूँ। ये भला मुझसे ऐसे काफ़ी माफ़ी माँग सकता है? तो उसे इस तरह शॉक देखने के साथ ही जब सू चैंग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं, मैं बस यहाँ से जाने वाला हूँ। और अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि आखिर क्राउन प्रिंस के साथ क्या गलत है, ये तो आज अलग ही इंसान बन गए हैं। और फिर हम जाओ रेजिडेंस को देखते हैं जहाँ पर जाओ पहुँच चुकी थी। वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सारे जैसे जाओ को देखते हैं उसकी तारीफ करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब जाओ दोबारा से कल्टीवेशन शुरू कर चुकी है और वो सेकंड लेवल तक भी पहुँच चुकी है। उसके जितने भी फैमिली के मेंबर्स थे वो इससे भी आगे पहुंचे हुए थे, इसलिए उसका मजाक उड़ाते रहते थे। और इस सब की वजह से वो यही कहने लग जाती है कि 3 सालों तक मैंने इन लोगों का जुल्म बर्दाश्त किया। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की सो चैंग, तो फिर तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। फिर वो जैसे ही बाथरूम में जाती है वहाँ पर एक सर्वेंट आगे बढ़कर ये बताने लग जाती है कि आपका बाथ वाटर तैयार है। तो वो ये कहती है कि ठीक है, अब तुम सभी लोग यहाँ से चली जाओ। और उसके जाने के बाद ही वो अपनी कल्टीवेशन शुरू कर देती है और ये कहने लग जाती है कि उसे कैसे पता चला कि मैं कल्टीवेशन की रिफाइनिंग स्टेज तक पहुँच चुकी हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे उस पर भरोसा करना होगा। वो इधर उधर देखने लग जाती है और फिर ये कहने लग जाती है कि सीनियर अब आप बाहर आ जाएं, सीनियर आप कहाँ हैं, बाहर आएं। तो उसे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो फिर काफ़ी गुस्से में आ जाती है, ये कहने लग जाती है कि सो चैंग तुमने तो कहा था कि मुझसे यहाँ पर कोई बात करने के लिए आएगी, लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं? क्या तुमने फिर मुझे धोखा दिया? मैं तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगी। उसके पास एक पिल थी और पिल को लेते हुए वो ये कहने लग जाती है कि उसने बिल्कुल सही कहा था कि मुझे एक्सट्रीम तक नहीं जाना चाहिए, मुझे यहीं पर सब्र करना होगा। कि तभी वो रिंग के पास देखते हैं जिसमें से अब एनर्जी बाहर आना शुरू हो जाती है। अब एम्प्रेस उसकी रिंग से बाहर आ जाती है। वो ये कहने लग जाती है कि मैं तो बस इंतज़ार कर रही थी कि तब तुम्हारी एम्परर ब्लड लाइन अवेकन होगी तभी मैं बाहर आऊँगी, लेकिन उस लड़के की बातें सुनने ने पर मुझे मजबूर कर दिया कि मुझे बाहर आकर तुमसे बात करना चाहिए। और उसे देखने के साथ ही अब जाओ ये कहने लग जाती है कि सुप्रीम तकनीक तुम हो कौन? क्या तुम ही हो जिसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन ब्लॉक हो गई और मैं आगे कल्टीवेट नहीं कर पाई? तो इम्प्रेस उसे ये कहने लग जाती है कि हाँ मैं वही थी, लेकिन ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। तो उसकी ये बात सुनने के साथ ही फिर जाओ से ये कहने लग जाती है कि तुम्हारा इसका क्या मतलब था कि उसने तुम्हें देख लिया? तो वो ये कहने लग जाती है कि जब तुम प्रिंस से मिलने के लिए गई थी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उसे कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी ये बात सुनने के साथ फिर जाओ से ये कहने लग जाती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब, कि जो कुछ भी उसने किया था वो सारी एक एक्टिंग थी? इस पर इम्प्रेस उसे बताने लग जाती है कि हाँ उसने ये सब कुछ तुम्हें बाद में बताना था, लेकिन बाद में तुम्हारी उससे मुलाकात ही नहीं हो पाई। वो बंदा बहुत ही टेरिफाइंग है, उसके पास जो पावर है उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती। तो जाओ ये सुनने के साथ अब थोड़ी सी शर्मा गई थी और ये कहने लग जाती है कि सच में उसने मुझे धोखा नहीं दिया, वो तो मुझसे प्यार करता है। अब जो इम्प्रेस वहाँ पर उसके सामने खड़ी थी उसे अपना नाम बताती है, कहती है कि मेरा नाम है बाय और मैं यहाँ पर तुम्हारी ब्लड लाइन डिसेंडेंट को अवेकन करने के लिए मदद करूँगी। फिर उसके सर के ऊपर हाथ रख देते हैं ताकि उसकी ब्लड लाइन को अब अवेकन कर सके। अब वो उसके मेरिडियन को ओपन करते हुए ये कहने लग जाती है कि लो लेवल के कल्टीवेशन मेथड तुम्हारे इसमें काम नहीं आने वाले, तुम अब वाइट एम्परर के इंटरनल लाइफ मेथड पर चलने वाली हो। अब उसकी ब्लड लाइन अवेकन होना शुरू हो जाती है, उसके युआन और झिंग अब गैदर होना शुरू हो जाते हैं। तो उधर हम जाओ फैमिली के कॉन्फ्रेंस हॉल को देखते हैं जहाँ पर सारे एल्डर लोग इकट्ठे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। और जाओ के डैड को फिर वहाँ पर बैठे हुए बाकी एल्डर लोग ये कहने लग जाते हैं कि अब तुम अपनी बेटी पर खर्चा करना बंद कर दो, यहाँ पर जी भी है और शुआन भी है, उन दोनों पर हमें फोकस करना चाहिए, तुम्हारी बेटी अब यूजलेस हो चुकी है। तो बाकी एल्डर लोगों की ये बातें सुनने के साथ ही जाओ के डैड हुई को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो ये कहने लग जाते हैं कि वो मेरी बेटी है, मैं उसके बारे में डिसाइड करूंगा कि उसके साथ क्या करना है, तुम लोग इसके बारे में कुछ नहीं डिसाइड कर सकते। तो ग्रैंड एल्डर ये सुनने के साथ ही एल्डर हुई को ये बताने लग जाते हैं, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, जब तुम्हारी बेटी को मेंशन से निकाल दिया गया था उसके बाद हमारी फैमिली की कितनी बेइज्जती हुई, हर बंदा हमारी फैमिली पर हंसता है। और सेकंड एल्डर भी मजाक उड़ाते हुए ये कहने लग जाते हैं कि अब उसे लगता होगा कि ये जो प्रिंस है ना वो भी यूजलेस हो चुका है और तुम्हारी बेटी तो है यूजलेस, वो दोनों अब एक दूसरे को मैच करते हैं, तो शायद इसलिए वो उससे मिलने के लिए चली गई।
कि तभी उन्हें साइड से एक एनर्जी दिखाई देने लग जाती है। सभी एल्डर लोग उसे देखने के साथ हैरान हो जाते हैं। ये कहने लग जाते हैं कि जाओ मेंशन में कोई बंदा तो कोर फॉर्मेशन स्टेज तक पहुंच चुका है, ये कौन है? और जैसे ही हुई भी उसकी तरफ देखता है, ये कहने लग जाता है कि ये एनर्जी तो जाओ सुई के रूम से आ रही है ना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो कोर फॉर्मेशन के पीक तक कैसे पहुंच सकती है? और ऐसे ही उन सभी लोगों को मालूम हुआ था कि सीयू अब युआन और जिन लेवल तक पहुंच चुकी है। वो सारे काफी हैरान थे क्योंकि अभी तक उन्हें ऐसा कोई भी बंदा याद नहीं था जो कि 18 साल की उम्र में युआन और जिन लेवल तक पहुंच गया हो। जाओ सीईओ के डैड ये देखने के साथ काफी खुश हो जाते हैं और यही कहने लग जाते हैं कि लगता है कि एक बार फिर से किस्मत हम पर मेहरबान हो गई है। ग्रैंड एल्डर और सेकंड एल्डर जो कि पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, फिर उसे कांग्रेचुलेट करने लग जाते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि अब हमारी जाओ फैमिली फिर से फल फूल जाएगी, हमारा फिर से नाम बन जाएगा। जाओ सीईओ भी अपने रूम से बाहर आ गई थी और वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी। बाहर खड़े हुए बाकी लोग अब उसे कांग्रेचुलेट करने लग जाते हैं और ये कहने लग जाते हैं कि मिस यू, आप तो युआन और जिंग लेवल तक पहुंच गई, अब आप जाइए और सो चैंग को मदद चखाइए, वो अब यूजलेस हो चुका है, वो आपसे पंगा नहीं ले सकेगा। जाओ सीओ उनकी बातें सुनने के साथ उन्हें यही कहने लग जाती है कि तुम लोग उसके बारे में ऐसी बकवास मत करो, अगर आज मैं उससे मिलने के लिए ना जाती तो हो सकता है कि मैं इतनी स्ट्रोंग ना बन पाती और तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते, तो इसलिए तुम ये बात याद रखना कि वो मेरा हस्बैंड है। साहु फैमिली के लोग जब ये सारी बात सुनने से के साथ ही वो सारे के सारे काफी हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसका और उसका लिंक क्या है जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बन गई। जाओ जी अब सारी बातें क्लियर करते हुए उन्हें यही बताना लग जाती है कि वो भी मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी यहाँ पर बंदा उसके खिलाफ कोई बकवास करे। तो उधर हम सो मैंशन को देखते हैं जहाँ पर सो चैंग एक जगह पर बैठा था और वहाँ पर सारे लोग इकट्ठा थे। सो चैंग कितने सारे लोगों को देखने के साथ हैरान हो जाता है, ये कहने लग जाता है कि मैं तो यहाँ पर अकेले बैठकर अपना खाना खाना चाहता था, ये सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सो चैंग के डैड भी वहाँ पर आए हुए थे और वो उसके साथ ही उसका एक बंदा भी था। वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं कि क्या हमें सो चैंग को अब इसके बारे में बता देना चाहिए। वो दोनों चाहते थे कि सो चैंग किसी न किसी तरीके से काफ़ी कंफर्ट फील करे क्योंकि वो लोग अब सो चैंग के बिहेवियर के बारे में जान चुके थे और इसलिए उससे बात करने के लिए वहाँ पर आए थे। अभी भी उसके डैड को यकीन नहीं आ रहा था कि सो चैंग भला ऐसे कैसे कर सकता है। उन्हें ऐसा लग रहा था ज़रूर इसने किसी को मारा होगा, उसके बाद इसकी ये हालत हो गई। जबकि सो चैंग जब खाना खा रहा था अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि ये लोग ऐसे मेरे सर के ऊपर खड़े रहे तो मैं अपना खाना कभी भी फिनिश नहीं कर पाऊंगा। और वो उन सारे लोगों को कहता है कि तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, अब मैंने अपना खाना खा लिया है, मैं काफ़ी थक चुका हूँ, तो मैं अपने बेडरूम चाह रहा हूँ ताकि वहाँ पर जाकर मैं रेस्ट कर सकूँ। इतना कहते साथ ही वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया था ताकि अपने बेडरूम जा सके और वहाँ पर जाकर आराम कर सके। और वहाँ पर उसके डैड और बाकी जितने भी लोग आए हुए थे सारे के सारे ये बात सुनने के साथ काफ़ी शौक थे। ये कहने लग जाते हैं कि ये तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये हमारा सोच हैंग हो ही नहीं सकता, वो भला ऐसा कैसे बात कर सकता है। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम यहाँ के प्रिंस हो, अगर तुम्हें कोई चीज़ यहाँ पर दिक्कत पेश करवा रही है तो हमें बताओ, हम उसे चेंज कर देंगे। बेशक तुम्हारी कल्टीवेशन अब वैसी नहीं है, फिर भी तुम प्रिंस हो ना, तो तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? अगर तुम्हें कोई चीज़ किसी को मारना है तो हमें बताओ, हम उन्हें मार देंगे। ये सारी बातें सुनने के साथ है वो मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि लगता है कि इस बॉडी का जो ऑनर है वो काफ़ी बुरा था, तभी ये लोग यहाँ पर आकर मरने मारने की बातें कर रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मैं इसकी बॉडी में इंटर हो गया। वो उन्हें रिप्लाई देते हुए कहता है कि नहीं, मुझे किसी को नहीं मारना और ना ही मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश है। तुम लोग जैसा मेरे साथ पहले बिहेव करते थे अब वैसा मत करना, अब मैं काफ़ी चेंज हो चुका हूँ, मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं रहा जैसा मैं पहले था। सो चैंग के डैड ये सुनने के साथ काफ़ी शौक थे और वो ये कहने लग जाते हैं कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरा बेटा ऐसे भी अल्फाज कह सकता है, आखिर इसे क्या हो गया। एक मेड अब ग्राउंड प्रिंस के पास आती है। सो चैंग के पास जैसे ही उसे टी देने के लिए पहुंची थी तभी उसका पाँव लड़खड़ा जाता है और वो टी सो चैंग के ऊपर गिर जाती है और वो भी नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी सो चैंग उसे गिरने से बचा लेता है। फिर वो उससे जब ये पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वहाँ पर खड़े हुए सारे एल्डर लोग फिर से एक दफ़ा हैरान हो गए थे और वो ये कहने लग जाते हैं हमें फिर से यकीन नहीं आ रहा कि सो चैंग ने किसी की मदद की, वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। और ऊपर से इसे तो गार्ड को ह्यूमिलेट करना चाहिए था ना, फिर इसने ऐसा क्यों नहीं किया? और ये तो सर्वेंट को एक क्रिएचर मानता था, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया? मेड अभी भी काफ़ी शर्मिंदा थी और वो उसे ये कहने लग जाती है कि यो हाइनस मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो सो चैंग उसे कहने लग जाता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ क्लॉस ही तो गंदे हुए हैं, जब तुम फ्री हो जाओ तो इसे धो देना, बस सिंपल।
वो मेड अपने मन मन में ये कहने लग जाती है कि मैंने जो भी किस्से कहानियां सुनी थी उसमें क्राउन प्रिंस की बेइज्जती के बारे में बताया गया था, ये बताया गया था कि वो कितना क्रूर है, दूसरों के साथ कितना अच्छे से पेश नहीं आता, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा ये तो काफ़ी अच्छे हैं और हैंडसम भी हैं। सो चैंग जब उससे फिर बात करना चाहता था तो वो लड़की जल्दी से भागते हुए कहने लग जाती है कि मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, मैं जल्दी फ्री होकर आपके पास आऊँगी और इनके कपड़ों को धो दूँगी। उसके डैड उसके पास आकर कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसा कभी भी बिहेव नहीं करते। सो चैंग कहने लग जाता है कि ये तो मेरा नॉर्मल ही रिएक्शन था, तुम लोगों को क्या हो गया, तुम लोग ऐसे क्यों पेश आ रहे हो कि ये मैंने गलत कर दिया, अब मैं वापस जा रहा हूँ और अपने कपड़े चेंज करूँगा। वो वहाँ से जा रहा था, पीछे से डैड मन ही मन में ये कहने लग जाते हैं कि अगर ये कोई ऐसा और बंदा बिहेव करता तो नॉर्मल होता, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, तुम्हारे लिए तो ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। रात का वक्त हो चुका था, सो चैंग अपने रूम में बैठा था कि तभी ही वहाँ पर सीयू आ जाती है और कहती है कि सीनियर ये मैं हूँ। सो चैंग उसे अंदर आने की इजाज़त दे देता है और जैसे ही अंदर आती है तो ये कहने लग जाती है कि आपने अपने प्रॉमिस नहीं तोड़ा, ये मेरी खुशकिस्मती थी। सो चैंग अब खुश हो जाता है, वो चाय डाल रहा था, उसे ये कहने लग जाता है कि जब तुम पहले आई थी अब तुम काफ़ी चेंज हो चुकी थी, पहले गुस्से में थी अब तुम काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रही हो और तुम्हारे कपड़े भी चेंज हो चुके हैं। और मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि जैसा कि मैंने पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, इससे वो लड़की मिल गई। जाओ सी हो जब देखती है कि वो उसके लिए चाय बना रहा है तो ये कहने लग जाती है इसे वाइट इम्प्रेस के बारे में सब कुछ पता था, इसके पास बड़ी स्ट्रेंथ भी है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर बैठकर मेरे लिए चाय बना रहा है, इसका मतलब है कि ये मुझसे प्यार करता है। सो चैंग भी ये बात तो जानता था कि यह पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन वो उससे पूछना नहीं चाहता था कि वो किस राम तक पहुंच गई है, क्योंकि अगर ये उससे सवाल पूछ लेता तो हो सकता है कि उसे उसके ऊपर शक हो जाता और वो नहीं चाहता था कि फिलहाल वो उसके ऊपर कोई भी शक करे। वो अब अपनी जगह पर खड़ा होता है और उसे ये कहने लग जाता है कि जैसा कि मैं सोच रहा हूँ क्या तुम उस रियाम तक पहुँच चुकी हो। वो फिर अपनी बात बताते हुए कहने लग जाता है कि मैं छोटी ही उम्र में किस स्टेज पर पहुँच गया, मुझे जानना चाहता था कि वो किस स्टेज पर पहुँचे, क्या उसने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ज़ाओज़ियो यही कहने लग जाती है कि मैं काफ़ी इग्नोरेंट थी, मुझे लगा कि मैं किसी बड़े लेवल तक पहुंचूंगी, लेकिन मैं अभी तक सिर्फ जुआन और जिंग लेवल तक ही पहुंच पाई। मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया सीनियर, आप इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जब ये बात सो चैंग को मालूम होती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, मन ही मन में यही कहने लग जाता है कि ये क्या कह रही है कि यू युआन सिंह लेवल तक पहुंच गई, वो भी सिर्फ एक रात में। वो फिर खुद को तसल्ली देता है और रिलैक्स होकर उसे कहने लग जाता है कि तुमने अच्छा काम किया, जितना मैंने सोचा था तुम वहां तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन फिर भी तुमने अच्छा काम किया। और मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, तो मुझे इसके सामने ज़रा बराबर भी नहीं डरना, वरना इससे शक हो जाएगा। उसकी बात सुनने के साथ ही जाओ सीयूब से कहती है कि हाँ मुझे ही लगा था कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। वो कुर्सी पर बैठते हुए उससे ये कहना लग जाती है कि तुम मुझे बेटर गाइड करो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और ये भी चाहती हूँ कि तुम किसी और लड़की के करीब तक भी मत जाओ। और फिर उसे ये बताने लग जाती है कि सो चैंग क्या तुम मुझसे शादी करोगे, हम दोबारा शादी कर लेते हैं। और सो चैंग भी इसके बारे में जानता था कि वो उस मौके को नहीं जाने दे सकता। सो चैंग उसे फिर देखता है और कहने लग जाता है कि क्या हम दोबारा शादी करें, और मन मन में ये कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि ये एक बड़ा फैसला है जो कि मुझे करना ही है। फिर उसे सारा कुछ धुंधला नजर आने लग जाता है और वो ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ, क्या मुझे कोई अपना फ्यूचर नजर आ रहा है, क्या मैंने कोई चीट कोड का इस्तेमाल कर लिया। अब उसे फ्यूचर दिखाई देने लग गया था जब वो उसके ऊपर बैठी थी और ये कहने लग जाती है कि हस्बैंड तुम तो काफ़ी अमेजिंग हो। इतने ज़्यादा रोमांस करने की वजह से वो काफ़ी थका हुआ था और वो ये कहता है कि क्यों ना हम थोड़ी सी ब्रेक ले लें, लेकिन जाओ सी होती है तो उसे ये कहती रहती है कि नहीं तुम किसी और लड़की के पास चले जाओगे, तुम यहीं पर रुको। और वो उसे ये भी कहने लग जाता है अगर तुम्हारे दिल में किसी और लड़की का ख्याल भी है तो फिर भी मैं यही चाहूँगी कि तुम मेरे साथ ही रहो और उसे भूल जाओ। और कुछ साल हो जाते हैं और इतना ज़्यादा रोमांस करने की वजह से अब सो चैंग की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, उसकी हड्डियाँ तक बाहर आ गई थी और वो उसके लिए सूप लेकर आ जाती है। और अपना ये फ्यूचर देखने के साथ ही इसके होश उड़ जाते हैं, ये कहने लग जाता है कि अगर मैं इसके साथ शादी करने के लिए राज़ी हो गया तो ये इसका रिजल्ट ये होगा, तो ये लड़की तो सच में काफ़ी टेरिफाइंग है। जाओ जब दोस्त से दोबारा पूछते हैं कि तुम बताओ क्या तुम इस बात से एग्री करते हो कि हम दोबारा शादी कर लें, तो इस पर आगे से कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि दोबारा शादी करना अच्छा रहेगा, लेकिन फिलहाल मैंने इस पर बहुत गौर किया और मैंने यही कहा है कि नहीं। कि फिर उसे फ्यूचर नज़र आने लग गया था और जिसमें वो ये कहने लग जाता है कि लगता है कि मैंने इसे रिफ्यूज़ कर दिया तो उसका फ्यूचर भी मेरी आंखों के सामने आ गया। वो अब रस्सियों में बंधा हुआ था, उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और वह कमरे में कैद था। तभी जाओ सुई उसके पास आते ही कहने लग जाती है कि आज की जितनी भी सेरेमनी थी, जितने भी लोगों से मिलना मिलाना था, वो सब खत्म हो चुका और अब मैं तुम्हारे साथ हूँ।
उसके हाथ में एक चाबुक भी था और चाबुक मारते उसे ये कहने लग जाते हैं कि सो चैंग, अगर तुम नहीं चाहता कि पब्लिक के सामने ये अनाउंस किया जाए कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तो क्यों ना तुम अंडरग्राउंड सारी ज़िंदगी रहो, मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगी और बस हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ वक़्त गुज़ारेंगे। और यहाँ पर भी काफ़ी साल हो गए थे, उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आते हुए कहती है कि ये लो अपनी मेडिसिन पी लो। और ये फ्यूचर देखने के साथ ही वो ये कहने लग जाता है कि अगर मैंने इससे इनकार कर दिया तो इसके साथ तो मेरा फ्यूचर और भी बर्बाद हो जाएगा। साउसी उसे ये कहने लग जाती है कि तुमने अभी कहा कि तुम इसके बारे में सोच रहे हो कि तुम्हें मुझसे शादी करना है कि नहीं करना, फिर तुमने क्या सोचा? और वो अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि अगर मैं इसके साथ शादी करूंगा फिर भी फंस जाऊंगा, नहीं करूंगा फिर भी फंस जाऊंगा, तो मैं क्या करूं? जब वो थोड़ी देर तक उसे आंसर नहीं दे पाता, इसी के साथ ही अब उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे और जाओसी उसे कहती है कि तुमने मुझे अभी तक जवाब नहीं बताया, जल्दी से बताओ कि तुम्हारा क्या आंसर है। और सोचेंग उसे यही कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरा आंसर जानना चाहती हो? तो इस बार जाओसी उसे कहती है कि हाँ। जैसे ही वो फिर उसे बताता है कि मैंने जब कुछ सोचा है, सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि तुमने मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया। उसकी बात सुनने के साथ ज़ाओ ज़ियो हैरान हो जाती है, जबकि सू चैंग मन ही मन में यही कहने लग जाता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, दोनों तरीकों में मैं फंसता हूँ, तो क्यों ना इसे डिसीव कर दूँ। दासियो फिर उससे पूछती है कि सू चैंग, तुम आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो इस पर वो उसे ये बताने लग जाता है कि मैं तुम्हें हिंट दे तो रहा हूँ कि हम फ्यूचर में एक दूसरे के साथ हो सकते हैं, लेकिन तुम इस बात को समझ ही नहीं रही हो। दासियो उसे कहने लग जाते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में मैं नहीं जान पा रही, तुम मुझे ज़रा खुलकर बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? उस पर जाओ उसे ये कहने लग जाता है कि मैं ऐसी बात नहीं है, तुम डिसेंड ऑफ द थ्रोन नहीं हो, तो मैं बोले तुमसे कैसे प्यार कर सकता हूँ? और मन मन में कहता है कि इससे मैं सिर्फ एक फॉल्स प्रॉमिस कर रहा हूँ। वो उससे ये कह रहा था कि तुम जानती हो कि मैं ना ही अपनी एज बढ़ा पाऊंगा ना ही मैं मर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारा बिल्कुल उलट है। तुम एक इंसान हो, तुम मर जाओगी, फिर हम दोनों भला कैसे एक साथ रह सकते हैं? वो चाहता था कि ये इमॉर्टैलिटी हासिल कर ले। इमॉर्टैलिटी का नाम सुनने के साथ ही ज़ाओसियो ये कहने लग जाती है कि हाँ, इसने सही कहा। अगर मैं इमॉर्टैलिटी हासिल कर लेती हूँ तो फिर मैं इसके साथ रह पाऊंगी और मैं मर भी नहीं सकती। और इस पर अब उसके टीचर भी उसे ये बताने लग जाते हैं कि तुमने शायद नोटिस भी नहीं किया कि तुम बोतल नेक पर मौजूद हो। अगर तुम उस बोतल नेक को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाती हो तो फिर तुम एक इमॉर्टल बन जाओगी। दाऊसियो फिर उसे ये कहना लग जाती है कि मैंने वाइट एम्परर के इनहेरिटेंस को अचीव कर लिया है, और तुम क्या जानते हो कि मैं उसे क्यों नहीं इंटीग्रेट कर पाई? तो ये सुनने के साथ ही जोचैंग ये कहने लग जाता है कि जब तुम्हारी इम्प्रेस को इसके बारे में नहीं पता तो मुझे क्या पता होगा, और फिर मुझे कोई ना कोई बहाना बनाना होगा। फिर वो एक्टिंग करते हुए उसे ये बताने लग जाता है कल्टीवेशन एक वास्ट और प्रोफाउंड जर्नी है, हम जल्दी कल्टीवेशन नहीं कर पाते, जल्दी इमोर्टलिटी हासिल नहीं कर पाते। तुमने अभी भी इनहेरिटेंस को हासिल किया है, ये तो एक छोटा सा स्टेप है, अभी तो तुम्हें पूरा सफ़र तय करना है। ज़ाओसियो हैरान हो जाती है और इसी हैरानी में उसे ये कहने लग जाती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब, कि अभी मैंने सिर्फ छोटा सा सफ़र तय किया है? तो इस पर सोचें कहता है कि हाँ, मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ज़ाओसियो उसे कहती है कि इमॉर्टलिटी का पाथ तो काफ़ी डिफिकल्ट दिखाई दे रहा है। अगर मैं ग्रेट एम्परर ना बन पाई तो फिर क्या होगा? अगर मैं आधे रास्ते पर जाकर थक गई तो तुम फिर मेरे साथ क्या करोगे? सोचेंग अब गुस्से से उसे ये कहने लग जाता है कि तुम ऐसी बात मत कहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम रास्ते में नहीं रुक सकती, तुम अपनी जर्नी कंप्लीट करोगी। और मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि मेरे काफ़ी सारे दुश्मन हैं, तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी ताकि ये उन दुश्मनों पर अटैक करके उनका काम ख़त्म कर सके। ज़ाओसियो से कहते हैं कि क्या सच में? तो वो ये कहने लग जाता है कि अगर तुम इतना ही गलत सोचोगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम ज़्यादा देर तक ज़िंदा रह पाओगी। और मन ही मन में ये कहता है कि हाँ, ये वैसे भी सच बात है कि ये ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकेगी। तो उसकी ये बातें सुनने के साथ ही ज़ाओसियो ये कहने लग जाती है कि आखिर इसके कहने का क्या मतलब? क्या ये इमॉर्टल नहीं है जो ये बातें कह रहा है? या फिर इसका कोई और मतलब हो सकता है? वो मतलब यही है कि ये अपनी जान दाँव पर लगाने के लिए तैयार है, मेरे प्रोटेक्शन के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। ये तो सच में मुझसे प्यार करता है। अब मैं इसकी सारी बातें समझ गई। और इसी खुशी में ही वो एनर्जी रिलीज़ करना शुरू कर देती है। इस एनर्जी को देखने के साथ बाकी सभी लोग यही कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है? इस ऑरा को देखने के साथ वो एक बात तो जान चुके थे कि ये ऑरा किसी और का नहीं बल्कि ज़ाओ सीओ का था, लेकिन इस ऑरा को देखकर ये बात मालूम हो गई थी कि वो नेसेंट सोल तक पहुंच चुकी है। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ज़ाओ रेजिडेंस में भी मौजूद सभी लोग यही देखकर कहने लग जाते हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कौन सी तकनीक है जिसका इस्तेमाल करने के बाद वो मिड नेशन सोल स्टेज पर पहुंच गई, वो भी सिर्फ एक रात में। शायद वो डुअल कल्टीवेशन कर रही है। और उधर ही सो जैंग के रूम में जब इम्प्रेस इसके बारे में जानती है कि ये तो मिड नेशन सोल लेवल तक पहुंच गई है, तो वो ये कहने लग जाती है कि जो मैंने पहले अपने होस्ट को चूज़ किया था वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकली। एक ही दिन में इसने इतने
चीज़ों को ब्रेक थ्रू कर लिया। झाओ ब्रेक थ्रू करने के बाद जल्दी से आकर उसे हग करती है और ये बताना लग जाती है कि तुम्हारी गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने जो कुछ भी मुझे कहा मैं समझ गई। जबकि वो अपने मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि तुम क्या समझ गई, मैंने तुमसे जो कहा मुझे खुद नहीं पता कि मैंने तुमसे क्या कहा, तो तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैंने तुमसे क्या कहा। फिर ज़ाउज़ी उसे ये बताने लग जाती है कि तुम्हारी खातिर मैं ग्रेट एम्परर बन जाऊंगी। जब मैं ग्रेट एम्परर बन जाऊंगी तो हम दोनों साथ रहेंगे। तो ये देखने के साथ ही वो भी ये कहने लग जाता है कि अभी मुझे कोई भी फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, लगता है कि मैंने अपना टेस्ट पास कर लिया है। ज़ाउज़ी उसे ये सारी बातें कहने के साथ ही फिर वहाँ से चली जाती है। वो अभी हवा में थी कि तभी इम्प्रेस आकर उसे ये कहते हैं कि तुमने भी क्या रियलाइज़ किया, तो वो ये बताने लग जाती है कि लव, मैं जानती हूँ कि सोच है कि इमॉर्टल है और इसके साथ साथ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा, फिर भी वो मुझसे प्यार करता है। ये बातें सुनने के साथ मैं ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गई और जैसा कि उसे मेरे ऊपर पूरा यकीन है कि मैं इम्प्रेस बन के रहूँगी, तो मैं भी फिर इम्प्रेस बन के ही रहूँगी और कभी भी उसे लेट डाउन नहीं करूँगी। जैसा कि वो वहाँ से जा चुकी थी तो पीछे से सू चैंग अपनी सीट पर बैठकर ये कहने लग जाता है कि जाओ से तो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, लेकिन कब तक मैं उससे बहाने बनाते रहूँगा, अब मुझे भी खुद से स्ट्रॉन्ग बनना होगा। कि तभी वो अपने हाथों की तरफ देखता है जहाँ पर वो स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करने लग जाता है। उसे दिखने के साथ वो ये कहने लग गया था कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को क्यों फील कर पा रहा हूँ। अब जैसा कि वो भी कल्टीवेशन कर सकता था, इसी के साथ काफ़ी खुश हो जाता है। जल्दी से अपनी कुर्सी पर खड़ा होकर ये कहने लग गया था कि फाइनली वो दिन आ गया जब मैं दोबारा से कल्टीवेशन कर पाऊंगा। कि फिर उसे वहां पर स्क्रॉल नजर आने लग जाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था वाइट एम्परर्स इम्पोर्टर तकनीक। इसको देखने के साथ वो ये कहने लग जाता है अभी तो मैंने कुछ खास किया ही नहीं, तो ये यहाँ पर क्यों आ गया। और इस रिवार्ड को देखने के साथ वो हैरान हो जाता है और ये कहने लग जाता है कि कल तक तो मैं कल्टीवेशन भी नहीं कर पा रहा था, अभी अभी मेरी कल्टीवेशन स्टार्ट हुई तो ये मुझे रिवार्ड क्यों मिल गया। एक मिनट, हाँ मुझे याद आ गया, शायद ये सब कुछ झाओ सीओ की वजह से हुआ, मेरे साथ ही उसने ब्रेक थ्रू किया और उसकी वजह से मैं भी कल्टीवेशन कर पाया और मैं भी ब्रेक थ्रू में कामयाब हो गया। अगले दिन हम झाओ जी को देखते हैं जो कि ये सारी बातें कहने के साथ अपना बड़ा हुआ फेस लेकर सीधा झाओ सीओ के डैड के पास जाता है। जब वो पूछते हैं कि क्या तुमने उससे डोल कल्टीवेशन के बारे में पूछा कि वो सोचा के साथ थी, तो इस पर कहता है कि हाँ मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा और फिर वो अपने रूम में चली गई। बाकी अडर लोग भी वहाँ पर बातें करते हुए ये कहना लग जाते हैं कि हमने भी यही सुना है कि जाओसियो ने जो ब्रेक थ्रू किया है उसमें डुअल कल्टीवेशन का हाथ है और वो भी डुअल कल्टीवेशन उसने किसी और के साथ नहीं बल्कि सो चैंग के साथ की। अब वो लोग इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे कि इस मामले को कैसे ख़त्म किया जाए और उसका नाम कैसे साफ किया जाए। उसमें से एक एडर तो ये बताने लग जाता है कि मुझे उस पर काफ़ी शक था, मुझे लगता है कि उसने एबिलिटी को जानबूझकर हाइड किया, लेकिन बिल्कुल भी वो ऐसा नहीं था। तो बाकी एडर ये कहने लग जाते हैं लेकिन ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, उसने अपनी एबिलिटीज़ को हाइड क्यों किया, हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। जब ग्रेट एडर ये कहता है कि जाओजी अब तुम सू चैंग के पास जाना और जाकर हमारी तरफ से उससे बात करो, तो इस पर भी ये कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि वो यूज़लेस है, फिर भी मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगा। और उधर हम सो कलान को देखते हैं जहाँ पर सो कलान का पैटरेश बैठा हुआ था और वो सभी लोगों को ये कहना लग जाता है कि आखिर किसने सो चैंग को इजाज़त दी थी कि वो मिस जाओ के साथ अपनी एंगेजमेंट को तोड़ दे। पता है ना कि वो किस लेवल तक पहुंच चुकी है। सो चैंग का वहाँ पर डैड बैठा हुआ था और वो ये बताने लग जाता है कि इसमें सारी मेरी गलती है और उसके साथ बैठे हुए एडर ये कहने लग जाते हैं कि इसमें भला सारी आपकी कैसे गलती हो सकती है, हम दोनों का इसमें कसूर है। तो इतने में वहाँ पर उनका एक सर्वेंट आ जाता है और सर्वेंट वहाँ पर आते साथ ही ये बताना लग जाता है कि मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताने के लिए आया हुआ हूँ। वो जो जाव सीओ है ना, वो सू चैंग के रूम में जाती है और वो दोनों मिलकर डुअल कल्टीवेशन कर रहे हैं। ये मैं बातें इसलिए बता रहा हूँ कि कल वो जब वहाँ पर आई थी तो किसी ने उसे नहीं रोका था, अब तो वो लोगों के सामने उसके मिलने के लिए आ जा रही है। मैं भी एक दफ़ा रूम में पहुँचा था तो देखा था कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर खड़े हुए थे। सू चैंग का ये सुनने के साथ ये कहना लग जाता है कल रात को कुछ हुआ था क्या। तो इस पर पैट्रिक ये कहना लग जाते हैं कि भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि सू चैंग अपनी पावर को हम सभी से छुपा रहा हो, असल में उसके पास पावर की कमी ना हुई हो। सू चैंग के डैड तो यही कहना लग जाते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, अगर उसके पास पावर होती तो वो सभी लोगों को दिखाता, वो ऐसे ह्यूमिलेशन ना फील करता, वो लोगों को मदद सिखाता। जबकि वहाँ पर बैठे हुए बाकी कैडर लोग ये कहने लग जाते हैं कि वो कल से काफ़ी डिफरेंट बिहेव कर रहा है, हो सकता है कि ये मुमकिन हो, उसने ब्रेक थ्रू कर लिया हो। सो चैंग के डैड अब जल्दी से अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। वो ये बताने लग जाते हैं कि सो चैंग की डिसेबिलिटी की बात जिसने फैलाई थी वो श्याओ जून मिंग था। लगता है कि उसने गलत इन्फॉर्मेशन फैला दी और मेरे बेटे के पास अभी भी स्पिरिचुअल पावर बाकी है। फिर सर्वेंट यही बताने लग जाता है कि बाहर कुछ तो गलत हो रहा है, आप सभी को बाहर जाना होगा। जाओ फैमिली के कुछ लोग आए हुए हैं जो कि सो चैंग से बात करने लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। वो बोला उससे बात करने के लिए क्यों आए।
सो चैंग के डैड और पैट्रिया जैसा सुनते हैं कि जाओ फैमिली के लोग यहाँ पर ऐसे के साथ ही वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। तो उधर हम सो चैंग को देखते हैं जो कि बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। वो ये कहने लग जाता है कि मैं दोबारा कल्टीवेशन तो कर पा रहा हूँ, लेकिन इससे जो मेरी स्पीड है वो काफ़ी स्लो है। जाओ सीओ की स्पीड काफ़ी तेज़ है, मुझे उसके जितना तेज़ बनना होगा। और थोड़ी देर में वो थर्ड स्टेज या फाउंडेशन लेवल तक पहुंच चुका था और ये कहने लग जाता है कि स्पिरिचुअल एनर्जी तो अभी तक काफ़ी दूर है, मुझे उस तक पहुंचना होगा। चलो जो भी हो, अब मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी या कल्टीवेशन की तकनीक तो आ चुकी, अब मैं एक वेस्ट नहीं रहा। कि तभी दरवाज़ा ओपन होता है तो अंदर से बगला आ जाता है। उसके हाथ में एक रिंग थी और एक लिफाफा भी था। वो जैसे ही वहाँ पर देता है, ये देखने के साथ वो ये कहने लग जाता है, अच्छा तो वो मेरे बारे में भूली नहीं, अभी मुझे याद रख रही है। ये मास्टर ने उसे भेजा था और वो ये कहने लग जाता है कि लगता है कि मास्टर मुझे बिल्कुल नहीं भूली और मास्टर को देख के वो भी काफ़ी अरसा हो चुका है। जैसा कि मैं एक यूजलेस बन गया था, हो सकता है कि मेरी मास्टर मेरे यूजलेसनेस की वजह से मुझसे काफ़ी डिसअपॉइंट हो गई हो। अब उसके पास जो लेटर आया था, वो जैसे ही उस लेटर को ओपन करता है तो अंदर से सुप्रीम स्वॉर्ड सेक्ट की सेक्ट मास्टर श्याओ युनमिंग आ जाती है। उसे देखने के साथ वो ये कहना लग जाता है कि अच्छा तो ये लेटर मेरी मास्टर ने मुझे भेजा है, आखिर वो मेरे ऊपर इतनी एफर्ट क्यों लगा रही है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।